सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, इस वक्त सियासत के अगर मैं कहूं कि दरो दीवार हिल चुके हैं तो गलत नहीं होगा, आप अग्री करेंगे। सेनेट इंतखाबात ने सियासी मंजरनामा अगर मैं कहूँ कि पूरा तब्दील करके रख दिया है तो भी गलत नहीं होगा। हुकूमत को आप कह लें कि पूरा यकीन था कि वो विफाक में कामयाबी समेट लेगी, लेकिन वो क्या कहते हैं कि सियासत में सब कुछ चलता है, सब कुछ मुमकिन है। ठीक इसी तरह यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जीत नामुमकिन थी ना, लेकिन मुमकिन हो गई। सेनेट इलेक्शन में ज़मीर के सौदे हुए, पैसा चला, उम्मीदवारों की बोलियां लगी, रेट लगे सबके कि किसका कितना रेट है, जितने लोग बिके उनके रेट लगे। अच्छा, हुकूमत इस खदशे का इजहार करती रही, आपको पता है ये मामला काफ़ी देर से ज़ेर बहस रहा। हुकूमत इस खदशे का बारहा इजहार करती रही कि इस सेनेट इंतखाबात में धांधली का सहारा लिया जा रहा है और हुकूमत ने शिकायत इलेक्शन कमीशन में भी दर्ज की, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत के खदशे को आप कह लें कि सीरियस नहीं लिया, संजीदगी से नहीं लिया, जिसकी वजह से इन इंतखाबात में बदनज़मी देखने में आई। लेकिन जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, ये एक हकीकत है कि तहरीक इंसाफ इतनी बड़ी सीट हार बैठी है, हार गई। अब तहरीक इंसाफ ने जब ओपन बैलेट से इंतखाबात करवाने के लिए कोशिश की और अपोजिशन ने इसकी भरपूर आपको पता है मुखालिफत की, तो हुकूमत ने अपोजिशन पर इल्ज़ामात लगाए कि ये ज़मीर फरोशी और पैसे की सियासत का खात्मा नहीं करना चाहते। और अपोजिशन क्या कहती रही, आपको याद होगा कि जी हुकूमत को ये डर है कि उसके अपने बंदे उसके खिलाफ वोट डालेंगे, इस डर से वो ओपन बैलेट के जरिए इंतखाबात चाहती है। अच्छा, अपोजिशन और हुकूमत में इंतखाबात के तरीक़ाकार पर डेडलॉक बरकरार आपको पता है और बिल आखिर यही तय हुआ कि सेनेट इंतखाबात खुफिया राय शुमारी के जरिए ही होंगे। अच्छा, अब देखा जाए नाज़रीन अगर कि हुकूमत का मौक़िफ़ एक लिहाज से दुरुस्त साबित हुआ, यानी जो वो कहते रहे, जो खदशात का इजहार करते हुए हुआ ना, ज़मीर बिके, बोलियां लगी, पैसा चला। अब सवाल उठेगा कि कैसे। मैं अपने नाज़रीन को ज़रा बताती चलूँ कि ज़मीर ख़रीदने की वीडियो मंजर आम पर आई, जिसमें उम्मीदवार ख़रीदे गए और मज़े की बात यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के जो साहिबजादे हैं उनकी जो मुबैना वीडियो मंजर आम पर आई, जिसमें वोट लेने की बात हो रही थी। बाकायदा ये तरीक़ाकार बताया जा रहा था कि वोट को कैसे ज़ाया किया जाता है या वोट को किस तरह ज़ाया किया जाए। और हसीन इत्तेफाक कह लें, हसीन इत्तेफाक के हुकूमती अरकान के वोट ज़ाया हुए। उन्हें तरीका समझ आ गया हो शायद कि कैसे ज़ाया करते हैं वोट, या फिर हसीन इत्तेफाक हो सकता है। अब इस एतबार से अगर देखा जाए तो हुकूमत का खदशा जो था वो दुरुस्त साबित हो गया। और अब आप देखें कि एक तरफ धांधली के जोर पर वोट डाले गए और तहरीक इंसाफ के अरकान ने भी यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट कास्ट किए और इस बुनियाद पर अब अपोजिशन वज़ीर आज़म से इस्तीफ़े का मुतालिबा कर रही है। ये वही PDM है जो पहले जलसे जुलूस करती रही, फिर इन्होंने इस्तीफ़े का शोर मचाया, फिर कहा गया कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई जाएगी। और अब वज़ीर आज़म ने विफाक में शिकस्त के बाद बहादुरी का मुजाहरा करते हुए हफ्ते को कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने का ऐलान कर दिया। लेकिन अपोजिशन है कि वो अभी भी यही सोच रही है कि वज़ीर आज़म के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने वाले दिन वो असम्बली में आए ही नहीं। अच्छा, अब ज़रा सोचिएगा, गौर कीजिएगा। एक तरफ अपोजिशन अदम एतमाद की तहरीक का ऐलान कर रही है, ये चाहते हैं ना कि जी अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए और ऐलान इजहार करते हैं, ऐलान करते हैं कि लानी है। अब दूसरी तरफ ये ऐसे राह फरार अपनाने की कोशिश करें, समझ आ रही है आपको बात? यानी अगर अपोजिशन को इस बात का यकीन हो चला है, जैसे कि बताते हैं कि वज़ीर आज़म कौमी असम्बली में अपनी अक्सरियत खो चुके हैं, तो फिर इनके पास तो मेरे ख्याल से ये बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बड़ा बेहतरीन सुनहरी मौका है कि हुकूमत को घर भेज सकें। लेकिन इसमें भी बयानबाजी, पॉइंट स्कोरिंग, समझ आ रही है आप लोगों को नाज़रीन इन लोगों की अपोजिशन क्या चाहती है? आज वज़ीर आज़म साहब ने जो खिताब किया, उन्होंने क्या कहा, साफ साफ कहा, वैसे वो हर बात साफ साफ ही कहते हैं जो कि अच्छी बात है। उन्होंने साफ साफ ही कहा कि वो अपोजिशन के दबाव में किसी सूरत नहीं आएंगे और वज़ीर असम्बली से एतमाद का वोट लेना मेरे ख्याल से इस बात की एक दलील कह लें, इस बात का सबूत कि वो घबराए नहीं हुए। जैसे वो कहते हैं ना कि घबराना नहीं है, तो खुद भी नहीं घबराए और उनके असाब अभी भी मजबूत हैं। लेकिन अपोजिशन पूरी कोशिश में है कि वज़ीर आज़म को दबाव में लाया जा सके, ये अभी भी कोशिश करे कि किसी तरह वज़ीर आज़म को
दबाव में लाया जा सके या वज़ीर आज़म को घबराता हुआ ये लोग देखना चाहते हैं। इनकी दिली ख्वाहिश है, देरीना ख्वाहिश है। जब से वज़ीर आज़म बने इमरान खान साहब, ऑपोजिशन चाहती कि किसी तरह इमरान खान साहब घबराहट का शिकार हो जाए। ये पीडीएम के सरबराह का क्लिप होगा, ज़रा देखिएगा और समझिएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो पीडीएम के सरबराह इमरान खान साहब को क्या कह रहे हैं? जाली कह रहे हैं। वो पार्लियामेंट को जाली कह रहे हैं, लेकिन इसी पार्लियामेंट में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जीत की बुनियाद पर इमरान खान से इस्तीफे का मुतालिबा भी किया जा रहा है। क्या कमाल नहीं हो गया ये? अगर ऑपोजिशन के बकौल असम्बलियाँ जाली हैं तो फिर गिलानी को जो वोट पड़े क्या वो जाली ना हुए? और अगर वोट जाली हुए तो फिर ऑपोजिशन के बकौल उनकी जीत भी जाली होनी चाहिए। ऑपोजिशन तो जाली असम्बलियों से इस्तीफे देने वाली थी, फिर दिए क्यों नहीं? क्यों इन्होंने सेनेट इलेक्शन और ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लिया? क्योंकि पार्लियामेंट तो जाली थी ना, तो जाली पार्लियामेंट समझ नहीं आ रही मुझे ऑपोजिशन की। अच्छा, ऑपोजिशन के पास एक्चुअली इस बात का ना कोई जवाब होगा ही नहीं, है ही नहीं। वज़ीर आज़म विफाक में शिकस्त से 2-4 हुए हैं, ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि वो असम्बली ही ख़त्म कर दे। अच्छा, अब हफीज़ शेख साहब, उन्हें विफाक में 164 वोट पड़े, 164। अब इसके कई फैक्टर्स हो सकते हैं। मुमकिन है कि तहरीक इंसाफ के लोग उनको इसलिए पसंद ना करते हों क्योंकि ये बाहर से आए हैं और उनका तहरीक इंसाफ के लिए कोई कंट्रीब्यूशन उनको लगता है कि नहीं है। उन लोगों को ऐसा लगता है जिनको जो इख्तिलाफ़ रखते हैं इनसे। और इसी विफाक की ख़वातीन की नशिस्त पर तहरीक इंसाफ की जो फौजिया अरशद हैं उनको 174 174 वोट मिलते हैं। यानी इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ कि अभी वाज़े तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि इमरान खान साहब असम्बली में हिमायत खो चुके हैं या तहरीक इंसाफ। हाँ, अगर फौजिया अरशद का भी यही नतीजा होता जो हफीज़ शेख साहब का नतीजा रहा, फिर ये कहा जा सकता है कि पीटीआई एतमाद खो चुकी है, वज़ीर आज़म साहब का को एतमाद का वोट लेना चाहिए। फिर मेरे ख्याल से मंतक कहीं भी बनती नहीं है, ये फिट नहीं आती कि जी ये इस्तीफ़ा दे देंगे। अब पीपल्स पार्टी भी इमरान खान साहब से इस्तीफ़े का मुतालिबा कर रही है। जरदारी साहब ने बहुत पहले हुकूमत गिराने का तरीकाकार तमाम अपोजिशन जमातों को बता दिया था। उनका क्लिप होगा, ज़रा देखिएगा। ये तो सुना आपने, और इसमें कोई शक नहीं कि जरदारी साहब, इनकी सोच तमाम सियासतदानों की सोच से बहुत दूर जाकर शुरू होती है। कह लें कि जहाँ सबकी सोच ख़त्म होती है वहाँ से जरदारी साहब की सोच शुरू होती है। बहुत दिमाग है इस बंदे का, जिनका नाम है आसिफ अली जरदारी साहब। इनके मुखालिफिन भी बात मानते हैं। अब आज इनकी जहानत की वजह से कह लें कि इन्होंने गिलानी साहब की जीत को मुमकिन बना दिया। आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं कि गिलानी साहब को 5 वोटों से नहीं बल्कि इनके हिसाब से 20 वोटों से जीतना चाहिए था। अब ठीक इसी तरह शाहिद खाकान अब्बासी साहब, आपको पता है कि क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि गिलानी साहब को 35 वोटों के फ़र्क से जीतना चाहिए था, 35 वोट्स। लेकिन नून लीग का वही पुराना रोना कि एस्टैब्लिशमेंट ने उनके साथ हाथ कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा, शाहिद खाकान अब्बासी साहब का ये भी दावा कि एस्टैब्लिशमेंट इलेक्शन से एक दिन पहले रात 11 बजे तक न्यूट्रल थी और उसके बाद वो न्यूट्रल नहीं रही। अब इस बात से नाज़रीन ज़रा गौर कीजिएगा, साफ जाहिर होता है कि ऑपोजिशन के जीत के बावजूद उसके मुंह पर 12 बजे हुए। क्यों? सवाल ये है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट ने ऐसा किया तो उसका फ़ायदा क्या हुआ? ऑपोजिशन के जो मुश्तरका उम्मीदवार है गिलानी साहब, वो तो फिर भी जीत गए। सिर्फ इदारों पे तनकीद करना, सिर्फ अपनी इस ख्वाहिश पर कि जी 35 वोट के मार्जिन से गिलानी को जीतना चाहिए था, इंतहाई नामुनासिब है मेरे ख्याल से। अब इस पूरी सिचुएशन में, सूरत हाल में एक और बात बड़ी वाज़ेह हो जाती है, क्लियर हो जाती है कि जरदारी हो, बिलावल हो या खाकान अब्बासी हो या शाहिद खाकान अब्बासी हो, ये सब जानते हैं कि वो तहरीक इंसाफ के कौन से अरकान हैं जिन्होंने गिलानी को वोट दिया, जिनका ज़मीर फॉर सेल था, जिन्होंने सौदा किया, अपना ज़मीर की बोली। अच्छा, वरना ये सब जानते हैं, वरना इन सबको कैसे पता है? अब एक सवाल है ना, इनको कैसे पता है कि 20 या 35 वोटों के मार्जिन से यूसुफ रज़ा गिलानी को फाते होना चाहिए था? यानी इनको पता था ना कि जिन्होंने ज़मीरों के सौदे किए वो कितने थे, या जो सौदा करने के लिए तैयार थे वो कितने थे, 20 थे, 35 थे, 6 थे, 7 थे, 8 थे, 10 थे, ये अलग एक बहस है। इनको कैसे पता था कि कितने थे? अब कल सेनेट इलेक्शन के दौरान मुस्लिम लीग नून की जो नायब सदर साहिब हैं वो मंजर से गायब रहीं और वो आज अचानक से नमूदार हो गई हैं और गिलानी की जीत के बल पर इमरान खान को इखलाकियात का दर्स दे रही हैं। इखलाकियात का दर्स दे रही हैं मरियम नवाज़ साहिबा। ये बात भी समझ नहीं आ रही। देखिए क्या कहती हैं मरियम बीबी। जी सुना आपने। अब पहली बात नाजरीन कि जिस जीत पर ये मुस्लिम लीग नून की नायब सदर साहिबा मरियम नवाज़ साहिबा इतना खुश हो रही हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी सब बेशक जीतते हैं, लेकिन जो जीत ऑपोजिशन को मिली इसको तो मशकूक नज़रों से देखा जा रहा है और देखा भी जाना चाहिए, क्योंकि एक बात तो तय है कि तहरीक इंसाफ के अरकान की मदद से ही ऑपोजिशन को एक कामयाबी मिली है।
यानी लोग बिके हैं, लोगों के रेट लगे हैं, लोगों के ज़मीरों के सौदे किए गए हैं, तब जाके कामयाबी मिली। और ऐसी कामयाबी का क्या फ़ायदा, ऐसी कामयाबी का क्या फ़ायदा। अब ऐसे में नून लीग की नायब सदर को तो मेरे ख्याल से खुश होने के बजाय फ़िक्रमंद होना चाहिए था कि इनके बारे में क्या बातें हो रही हैं, कल से लोग क्या राय रख रहे हैं, क्या सोच रख रहे हैं कि ऑपोजिशन जीत तो गई लेकिन ये क्या कहते हैं, वोट को इज्जत। अच्छा, अब दिल पे हाथ रखिए नाज़रीन, मुझे बताइए, ये ऑपोजिशन जीत तो गई जिसकी बड़ी खुशी है मरियम साहिबा को, लेकिन क्या वोट को इज्जत मिली? वोट को तो इज्जत फिर नहीं मिली, वोट को तो जिल्लत का सामना करना पड़ा। अब मुस्लिम लीग नून का तो मेरे ख्याल से नारा ही रहा है ना, यही सुनने को मिलता है, वोट को इज्जत, वोट को इज्जत, वोट को इज्जत दो। लेकिन उन्होंने खुद वोट की इज्जत को पामाल कर दिया, पैरों तले रोंद डाला। लेकिन नून लीग की नायब सदर साहिबा मरियम नवाज साहिबा बहुत खुश हैं कि इन्होंने हुकूमत को शिकस्त दे दी। नून लीग की नायब सदर साहिबा क्या कहती हैं कि इमरान खान एम्पायर के बगैर सेनेट की एक नशिस्त नहीं जीत सके, और उन्होंने एक बार फिर इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के गठ जोड़कर इल्ज़ाम लगा दिए। और मुस्लिम लीग नून के अपने ही अंदर आप देख लें कि दो तरह की राय। नून लीग की नायब सदर का क्या कहना है कि जी एम्पायर के बगैर वज़ीर आज़म जीत नहीं सके, यानी वो इस बात को मान रही हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने इस सेनेट इंतखाबात में कोई किरदार अदा नहीं किया, ऐसा ही है। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब क्या दावा कर रहे हैं कि एम्पायर न्यूट्रल नहीं है। अब बताएं किसकी बात पे हम यकीन करें? आपस में तो पहले बैठ जाया करो, अल्लाह के बंदो, एक दूसरे से बात कर लिया करो कि क्या बयान तुमने देना तो क्या बयान मैंने देना है। अब आप लोग पहले खुद किसी बात में आपस में इत्तेफाक नहीं करते हैं, फिर जग हसाई होती है आप लोगों की, और वो भी आप लोग को अपनी जीत और कामयाबी लगती है। आपको तो ये नहीं पता किस बात पे शर्मिंदा होना चाहिए, किस बात पे अफसोस करना चाहिए और किस बात पे सेलिब्रेट करना चाहिए। क्या कहते हैं ऐसे बंदे को जिसको पता ही नहीं होता कि किस सिचुएशन पे क्या एक्सप्रेशन बनता है। और नून लीग की नायब सदर पहले क्या कहती थी कि वज़ीर आज़म इस्टेब्लिशमेंट को अपने इशारों पे चलाते हैं, कहती थी ना, और वज़ीर आज़म हाउस की मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता। और अब क्या कहती हैं कि वो कठपुतली हैं। अब मुझे पता है जो कठपुतली होता है वो किसी को इशारे पे कैसे चला सकता है? मुझे बताएं नाज़रीन, आपने कोई कठपुतली ऐसा देखा है जो कठपुतली हो, किसी का मातहत हो, ये क्या कहते हैं, सिलेक्ट किया उनको, या जो भी कहती हैं, ये कहानी सुनाती हैं, तो वो फिर इशारों पे किसी को नचवाए चलवाए, यानी ऑर्डर्स दे। कठपुतली क्या इस पोजीशन में होता है कि वो किसी को अपने इशारों पे नचवाए और ऑर्डर्स दे? इनको खुद नहीं पता क्या बात करती हैं। आपकी अपनी राय नहीं मिलती, क्योंकि वो क्या कहते हैं, झूठ के पाँव नहीं होते। और मजीद क्या कहती है मरियम साहिबा, इतनी बातें हैं कहती चली जाती, इनको तो खुद नहीं पता है क्या कहती हैं। अच्छा एक होता है एक बंदा बोलने से पहले नहीं सोच रहा, बोलने के बाद सोचता है अरे मैंने क्या कह दिया। ये खातून मैं यकीन से कहती हूँ कि बोलने के बाद भी नहीं सोचती कि मैंने क्या कह दिया। तभी तो उनको खुद नहीं पता होता कि पहले क्या बयान दे के गई और अगले लम्हे क्या बयान दे देती हैं, कि आपस के बयान इनके नहीं मिल रहे होते, पहला बयान दूसरे बयान से, दूसरा बयान तीसरे बयान से। इन्होंने और क्या कहा था कि जी नून लीग के कायद ने लंदन बैठकर अपनी ताकत दिखाई और गिलानी को जितवाया। अगर उनमें इतनी ताकत है तो लंदन बैठकर गिलानी साहब को जितवा सकते हैं, तो वतन वापस आकर अपनी उस ताकत का मुजाहरा क्यों नहीं करते आपके अब्बा जी? डरपोक बन के वहाँ छुपे क्यों बैठे हुए हैं लंदन में? और तो और मोहतरमा क्या कहती हैं कि इनके वालिद ट्रेंड सेटर हैं। अब मेरा इनसे सवाल है, किस चीज़ में बीबी आपके वालिद ट्रेंड सेटर हैं? 2 दफ़ा NRO लेने में ट्रेंड सेटर है वो बंदा जिसका नाम नवाज शरीफ है, जो आपके वालिद मोहतरम है। और इस बात पे आपको बहुत फ़ख्र होगा, क्योंकि पता नहीं ना आपको किस बात पे क्या एक्सप्रेशन देना है, कि NRO लेने पर आप फ़ख्र महसूस करेंगी कि मेरे बाप ने NRO लेने का ट्रेंड, वो भी एक बार से ज़ायद बार, और इस पर भी आप कहेंगी आपके लिए काबिल फ़ख्र मोमेंट है, काबिल फ़ख्र ये बात है, आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जैसे इस तरह जीत कर आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप इसको जीत कह रहे हैं। पूरी दुनिया में क्या बात हो रही है आपकी इस जीत पे, ज़रा बाहर निकलें और देखें, और देख भी रही होंगी, सुन भी रही होंगी आप। मेरे कैसे NRO लेने वाले ट्रेंड जो सेट किया गया इनके वालिद मोहतरम से क्रेडिट ले रही हैं, ये भी इनकी नज़र में बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी इनकी। या फिर नून लीग के कायद के लंदन जाने और वापस ना आने का जो ट्रेंड सेट करना है वो भी उसकी बात कर रही होंगी। वाकई वो भी रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता। या फिर वोट को ख़रीदने के ट्रेंड की मोहतरमा बात कर रही होंगी, ये रिकॉर्ड भी नहीं कोई तोड़ सकता इनका। अब वज़ीर आज़म से असम्बलियाँ तोड़ने का ही मुतालबा कर रही हैं, उनको अखलाकियात का दर्स दे रही हैं। अच्छा खान साहब जो उन्होंने आज खिताब किया उसका भी क्लिप होगा, ज़रा ये चलाइएगा ताकि नून लीग की नायब सदर साहिबा को ये अंदाज़ा हो जाए कि ये जो इखलाकियात कह रही हैं ना, ये एक्चुअली कहते किसे, इखलाकियात किस चीज़ का नाम है। चलाइएगा खान साहब का क्लिप। अच्छा जी आपने सुना, इमरान खान साहब ने इतनी बड़ी बात कह दी कि अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि किसी को इनसे कोई गिला शिकवा नहीं होगा। लेकिन
अब भी तनकीद करने वाले करते रहेंगे। अच्छा, खान साहब ने एक बहुत बड़े लीडर होने का सबूत दिया है। वज़ीर आज़म साहब ने अपने ही लोगों से कह दिया कि अगर वो उनके हक में वोट नहीं डालते तो इमरान खान को इसका बुरा नहीं लगेगा, बल्कि वो अपने उन अराकीन की दिल से इज्जत करेंगे। बड़े ज़र्फ़ का मुज़ाहिरा किया है इमरान खान साहब ने यहाँ पर। अच्छा, ये जो इमरान खान साहब ये जो बात कर रहे थे नाज़रीन, जिसको मैंने कहा कि बड़े ज़र्फ़ का मुज़ाहिरा कर रहे हैं, ये है इमरान खान की इखलाकियात का जो प्रैक्टिकली आप सबूत देते हैं ना, कह लें कि आला म्यार कह लें। सिर्फ यही नहीं, ये भी कह रहे हैं कि अगर अराकीन इन पर अदम एतमाद का इजहार कर देते हैं तो वो आराम से ऑपोजिशन के बेंचों पर बैठ जाएंगे। अब नून लीग की नायब सदर को मेरे कैसे पता चल गया होगा कि इखलाकियात कहते किसे। वज़ीर आज़म इनके वालिद की तरह तो नहीं है ना जो कहते थे कि नवाज शरीफ इनके कहने पर इस्तीफ़ा देगा। इमरान खान वो वाहिद लीडर है जिन्होंने इस तरह की आप कह लें कि बाकायदा मिसाल एग्जाम्पल सेट की है। असल मायनों में इमरान खान इस बात के ट्रेंड सेटर कह रहे थे ना, आपके वालिद मोहतरम तो ट्रेंड सेटर बड़ी अजीबोगरीब चीज़ों के हैं जिनको आप अपनी अचीवमेंट समझ रही हैं। 2 बार एनआरओ लेके ट्रेंड सेट कर दिया, लोगों को खरीद के ट्रेंड सेट कर दिया, अपने मातहत लोगों को करके ट्रेंड सेट कर दिया, भाग गए लंदन में बैठे हुए ट्रेंड सेट कर दिया, अदालतें बुलाती रह गई, इश्तिहारी करार पाए, फरारी करार पाए, वापस नहीं आए, ट्रेंड सेट कर दिया। लेकिन और ये जो इखलाकियात की बात करी, इखलाकियात का ट्रेंड सेटर कौन है? प्रैक्टिकली पता है कि इखलाकियात कहते किससे हैं? उस बंदे का नाम है इमरान खान, जो कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। ट्रेंड सेटर वो हैं असल मायनों में जिन्होंने सियासत में इखलाकियात का दामन हाथ से नहीं जाने दिया। अब देखना है कि इमरान खान के असम्बली से एतमाद की वोट की जो कॉल है उस पर असम्बली में आती है या फिर नहीं आती है। अच्छा, अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन हो जाएगी, ऑपोजिशन आती है या नहीं आती है। दोनों सिचुएशंस को अगर आप डिस्कस करें, दोनों सूरतों में इखलाकी जीत पता है किसकी होगी? सिर्फ एक बंदे की, जिसका नाम है इमरान खान। अब वज़ीर आज़म क्या कहते हैं कि सेनेट में पैसे चलने की सियासत ने बहुत नुकसान पहुंचाया। बेशक पहुंचाया, मैं एग्री करती हूँ उनकी बात से, और अपोजिशन की यही कोशिश थी कि सेनेट में पैसा चलाकर किसी तरह नशिस्तें जीती जा सकें। शिबली फराज भी इसी धांधली का नोहा पड़ते नजर आ रहे हैं। उनका क्लिप होगा शिबली फराज का, ज़रा चलाइएगा जी। आपने देखा सुना, शिबली फराज की बातों में अगर मैं कहता हूँ बहुत वजन है, आप अग्री करेंगे कि उनका गमो गुस्सा जायज़ है कि जब तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में क्लीन स्वीप कर सकती है और खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आज़म पर एतमाद का बाकायदा मुकम्मल इजहार किया है, जिस बात का आप समझ लें कि मुँह बोलता सबूत है कि वज़ीर आज़म हिमायत नहीं खोए हैं। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में सब शीशे की तरह समझ लें कि साफ़ हो जाएगा। अच्छा नाज़रीन, सेनेट हो या कोई भी इंतखाब, धांधली, लालच और ज़मीर फरोशी का सिलसिला मेरे ख्याल से बंद हो जाना चाहिए। अब नहीं तो कब? बताइए, क्या ये सिलसिला चलता रहेगा, सालों रहेगा? क्या इस सिलसिले को फौरन एज सुन एज पॉसिबल बंद नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। ये जो ज़मीरों के सौदे होते हैं, बाकायदा एक मंडी लग जाती है जब भी ये इंतखाबात होते हैं, इसको बंद हो जाना चाहिए। ये जो बेईमानी है या धोखाधड़ी से इक़्तिदार के वानों में पहुंचने का सिलसिला मेरे ख्याल से बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में सेनेट नशिस्त हारने के बाद हमने देखा कि हुकूमत ने कौमी असम्बली का इजलास तलब करने और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने खास तौर पे ऐवान से एतमाद का वोट लेने का फ़ैसला किया था, जिसके बाद आपने देखा होगा कि जी अपोजिशन की जानिब से रद्द-ए-अमल सामने आया। यहाँ तक कहा गया कि जो प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के इमरान खान साहब, वो डरते हैं और एतमाद का वोट लेना या इस तरह का फ़ैसला सामने आना कि एतमाद का वोट लिया जाएगा, ये एक तमाशा है। और यहाँ तक कहा गया, आपने सुना होगा, तमाम बातें सुन रहे होंगे कि ऑपोजिशन की जानिब से ये भी कहा गया कि बहुत देर हो गई है, इस हुकूमत को अब कोई नहीं बचा सकता, ये हुकूमत अब नहीं बच सकती, आखिरी सांसें ले रही है, आखिरी दिन है, इसके दिन गिने जा चुके हैं, जैसा कि बातें हो रही हैं, आप सुन रहे हैं। अब वो कहते जी हमने साबित कर दिया कि इमरान खान साहब के मेंबरान का जो उन पर एतमाद है वो नहीं है, और अब हम आपको बताएंगे कि अदम एतमाद कब और कहाँ होगा। अच्छा, वज़ीर आज़म के इस फैसले से ऑपोजिशन के अंदर मेरा ये ख्याल है कि खलबली सी मच गई है। कौमी असम्बली का जो खुसूसी सेशन है वो हफ्ते की शाम 4 बजे तलब कर लिया गया, और जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का जो कहना था कि जी एतमाद का वोट लेने का मकसद ऑपोजिशन की पैसे की सियासत को एक्सपोज करना है, बेनकाब करना है। यहाँ तक कहा गया कि इक़्तिदार अजीज़ होता तो खामोश होकर बैठ जाता, अगर अवामी नुमाइंदों को मुझ पर एतमाद नहीं है तो खुल कर सामने आए,
हुकूमत ने मौजूदा चेयरमैन सेनेट जो हैं सादिक संजरानी, उनको ही दोबारा इसी ओहदे के लिए अपना उम्मीदवार बरकरार रखने का ऐलान किया, जबकि अपोजिशन की जानिब से यूसुफ रजा गिलानी साहब को ही चेयरमैन सेनेट बनाने का फैसला किया गया। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ से अंदलीब अब्बास साहिबा, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया अंदलीब आपके वक्त का। और नुमाइंदा खुसूसी सदीक जान भी मेरे साथ इस सेगमेंट में मौजूद होंगे। सदीक, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अंदलीब, मैं आपकी तरफ पहले आना चाहूँगी कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये जो फैसला किया कि एतमाद का वोट लिया जाएगा, और आप देख रहे हैं कि जो अपोजिशन वाले तनकीद कर रहे हैं वो कह रहे हैं जी आपकी हार है, डर गए हैं, प्रेशराइज हो गए हैं, और अब एतमाद के लिए एक सवाल है कि जी जब ये वोट लिया जाएगा तो वो तो सबके सामने होगा, यानी हम कह सकते हैं कि ओपन बैलेट से होगा, सब जो वोट देंगे सबके सामने होगा। तो इससे जो आपके खिलाफ वोट देने वाले हैं क्या वो एक्सपोज हो सकते हैं, जिस तरह के जिन्होंने अपने ज़मीर बेच दिए, सौदे कर लिए, अभी जो हुआ गिलानी साहब की जीत कैसे मुमकिन है आपके सामने है, तो वो गैर हाजिर रहेंगे क्या उस दिन, आएंगे नहीं, या फिर आएंगे और वोट दे के मुनाफकत का सबूत देंगे प्रैक्टिकली? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक तारीख में पहली दफा एक लीडर ने किया, और ये लीडर होता है, एक लीडर होता है, गीदड़ होता है। गीदड़ क्या करता है, जब उस पर प्रेशर आता है वो भाग जाता है, वो लंदन भाग जाता है, वो वहां बैठ के चूहों की तरह वहां से बड़के मारता है, वो पिज्जे खाता है, अपने लोगों को यहाँ मुश्किलात में डालता है। जो लीडर होता है वो जब मुश्किलात आती है वो सबसे पहले खुद अंदर आता है, वो कहता है जी पहले मुझे आजमाएं। और इमरान खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ने, पूरी पॉलिटिकल तारीख में शायद ही किसी प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा हो कि जी मुझे आप आजमाएं, मुझ पे एतमाद है तो बताएं। और साफ उन्होंने खुला कह दिया, उन्होंने कहा भाई आपको कोई प्रेशर नहीं है, आपने अगर छुप के चोरी करके वोट नहीं देना नहीं है और आप साफ सुथरे लोग हैं तो आप बिल्कुल ज़मीर की आवाज पे आए और आके आप कहें कि जी सॉरी मैं आपको वोट नहीं देना चाहता, मैं आपकी पॉलिसी से एग्री नहीं करता। Exactly. और आप सामने आके आप बेशक जो मर्जी कहें, और मैं बिल्कुल अगर मुझे वोट नहीं मिलते मैं उठ के ऑपोजिशन में चला जाऊंगा। तो उन्होंने बड़ी साफ एक ऑफर की कि जी चूंकि हम साफ, शफाफ, ट्रांसपेरेंट वोटिंग के लिए खड़े हैं तो ये हमारी ऑफर है, हम फ्रंट फुट पे खेलते हैं, हम मैदान नहीं छोड़ते, ये उनकी ऑफर थी। दूसरी बात क्या है, ये केस बड़ा यूनिक है। आप देखें कि ये नहीं है जो पिछली दफा हुआ था, उस पर भी हमने 20 MPs निकाल दिए। एक केस वो केस है जिसमें सेनेट से पहले वीडियो आ गई, अच्छा उससे भी बड़ा वीडियो आई, और जो वीडियो में था बंदा उसने आके इतराफ कर लिया कि जी ये मेरी वीडियो है। उसमें वो कह रहा है कि जी आपने वोट को कैसे खराब करना है, वोट को कैसे जिल्लत देनी है, वो सारी चीजें जो हैं वो बड़े आराम से समझा रहा है, भावताव कर रहा है, वोट लग रहे हैं। और आप देखें जो सबसे बड़ा एक अलमिया है कि वो ये यूसुफ रजा गिलानी का बेटा है, वो खुद आके मान के कह रहा है कि जी मैं अपनी आवाज पे कायम रहूंगा, मैं बड़ा खानदानी आदमी हूँ, यानी मैं तुम्हें जो रिश्वत कहूंगा, जो हॉर्स ट्रेडिंग करूंगा, उस पे अगर मैंने कह दिया है तो मैं तुम्हें टिकट भी दिलवा दूंगा अगर तुम्हारी पार्टी तुम्हें निकाल देगी, क्योंकि खानदानी हूं। ये खानदानी होने होता है कि एक चोर, एक हॉर्स ट्रेडर, एक क्या कहते हैं जमीर फरोश इंसान जो है वो आके बड़े धड़ल्ले से कह रहा है कि ये इन्होंने पाकिस्तान की मॉरल वैल्यूज को, जिसको कहते हैं झूठ को सच और सही को गलत करके। अच्छा दीप, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, आपकी बातों से मैं अग्री करती हूँ, ये हमारा सिस्टम है जो कि एक्सपोज होकर रह गया, और इसी के खिलाफ आप लोग जद्दोजहद कर रहे थे कि ये जो हॉर्स ट्रेडिंग है इसका सिलसिला रुकना चाहिए, ये जो ज़मीर बेचे जाते हैं, सौदे किए जाते हैं, मंडी लग जाती है बाकायदा सेनेट इंतखाबात से पहले, पहली बार नहीं बार बार होता है, बारहा होता है, लेकिन बात एक स्टेप कौन लेगा, ये सिलसिला रुकेगा कब, या ये चलता रहेगा, ये सारी ज़िंदगी चलता रहेगा? अच्छा मुझे बताइएगा कि अब फिर जिनके आप जिक्र कर रही हैं, जिनकी वीडियो सामने आई, मंजर आम पर आई, पूरा तरीका बताया जा रहा है, फिर यूसुफ रजा गिलानी साहब उनके वालिद मोहतरम ही इलेक्ट हो जाते हैं, हफीज़ शेख साहब नंबर गेम पूरी होने के बावजूद, नंबर पूरे होने के बावजूद हार जाते हैं, तो फिर कैसे देखती हैं सिचुएशन को आप? ये क्या है, फिर सिस्टम पे नोहा पड़ा जाए, क्या किया जाए? और वो तो अपनी जीत मना रहे हैं, वो कह रहे हैं जी PTI की हार है, PTI को तो अब जवाब ही नहीं रह गया अखलाकी के, वो हुकूमत में इनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए फौरन। देखिए यही तो अलमिया है इस मुआशरे का। 30 साल ये पुरानी में रहे, 30 साल इन्होंने लॉज बनाए क्रिमिनल्स को बचाने के लिए, क्योंकि ये खुद क्रिमिनल्स हैं। अब ये खुशियां मना रहे कि हमारी चोरी नहीं पकड़ी गई,
ये खुशियां मना रहे हैं कि हमने सिस्टम को धोखा दिया, ये खुशियां मना रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग को हमने कायम रखा, ये खुशियां मना रहे हैं कि करप्शन का किला हमने हिलने नहीं दिया, हमने ऐसा उसका दिफा किया। आप सोचिए किस बात पे खुशियां मना रहे हैं। ये वही जो प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में कहा कि एक वजीर था, उस पर करप्शन का इल्जाम लग गया, उसने खुदकुशी कर ली कि वो मुआशरे में वापस नहीं जा सकता, या ये मुआशरे में निकल के फूल इनको निछावर हो रहे हैं और ये खुशियां मना रहे हैं। ये हैं जिन्होंने आपकी असल अगली नस्लों को तबाह किया हुआ है, ये हैं जिन्होंने आपकी वैल्यू सिस्टम को जीरो कर दिया हुआ है, ये हैं जो कहते हैं कि जी जब बुराई करो तो उस पे चोरी करके सीना जोरी करो। हम गए थे इदारों के पास, शुरू होने से पहले हम गए इलेक्शन कमीशन के पास, हमने कहा जी वीडियो है, इतराफी जुर्म भी है इसमें, आप थोड़े दिनों आगे कर लें इलेक्शन और इन्वेस्टिगेट करके देखें ताकि कोई सिस्टम आए। फिर हमने कहा जी सुप्रीम कोर्ट ने आपको कहा है कि आप हर सूरत इंश्योर कराएं कि करप्शन ना हो, तो आपने क्या किया? हमने आपको करप्शन के सबूत दिए, आपने उसको ढक के रखा और आपने कहा जी पिछले सिस्टम चलेगी। तो ये वो जिसको कहते हैं सिस्टम है जो है, इसके अंदर जो इसकी रूट्स हैं वो इतनी डीप है, माफियाज इतने डीप है। हाँ, खान साहब ने क्या कहा, जितना मर्जी प्रेशर डाल लें, ठीक, हमें ना नहीं देंगे, हम जितना मर्जी हमें रेजिस्टेंस आए, सिस्टम से आए, माफिया से आए, हम इसको मिल के तोड़ेंगे। ठीक है जी, ठीक। सदीक जान की तरफ मैं आती हूँ। सदीक, आपने दिलीप को भी सुना। सदीक, शहर इक़्तिदार में क्या सूरत हाल रही? बड़ी गहमा गहमी रही है और बहुत से हलकों में ये बड़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं, बड़ी डिस्कशंस हो रही हैं कि हुकूमत वाकई प्रेशराइज हो गई है, हुकूमत डर गई है, घबरा गई है। और हमारी फील्ड में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इसको PDM की कामयाबी करार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जी ये PDM के लिए बहुत ही एक अच्छा वक्त शुरू हो गया है। आप कैसे देखते हैं, क्या खबरें आपके पास? देखें, अगर वो वीडियो ना आती गिलानी साहब के बेटे की तो फिर हुकूमत की अखलाकी पोजीशन बहुत कमज़ोर हो जाती, और इतनी कमज़ोर हो जाती कि अगर इमरान खान साहब आज जो ऐलान उन्होंने किया है ये कर भी देते तो भी डैमेज कंट्रोल ना हो सकता। लेकिन उन वीडियोस ने PDM के पूरे बयानिए को धड़ाम से गिरा दिया, उसकी पूरी इमारत को ज़मीन बोझ कर दिया। जब वीडियोज़ आ गई कि लोग ज़मीर की आवाज़ पर वोट नहीं दे रहे बल्कि पैसों पर ज़मीर बेच रहे हैं। देखें, जब कोई ज़मीर की आवाज़ पे वोट देता है उसको ज़रूरत नहीं है जाके PDM को बताने की कि जी मैं आपको वोट दूंगा, ना ही उसको किसी को मिलने की ज़रूरत है। ज़मीर की आवाज़ पे जब कोई वोट देता है फिर या अल्लाह को पता होता है या उसको पता होता है कि मैं किसी के खिलाफ वोट दे रहा हूँ या किसको वोट दे रहा हूँ। देखें मसला क्या है, हमें PDM की परेशानी बहुत नजर आई जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, ओपन बैलेटिंग होगी, खुफिया बैलेटिंग होगी। तीन वुकला तो पीपल्स पार्टी ने अपने मैदान में उतारे, मेन वुकला जिन्होंने दलाइल दिए, बाकी उनके साथ 2-2, 3-3 उनकी टीम के मेंबर भी थे। सिंध हुकूमत की जाने से एक आए, रज़ा रबानी साहब ने दलाइल दिए, फारूक इनायत साहब ने दलाइल दिए, JUIF की जानिब से 2 वकील आए, नून लीग की जानिब से वकील आए, यानी तकरीबन 7 वकील तो इन 3 पार्टीज के। और जमात इस्लामी ने भी कहा कि जो जरदारी साहब कह रहे हैं हम दिलो जान से इनके साथ हैं, जरदारी साहब का मौक़िफ़ हमारा मौक़िफ़ है। उसके अलावा कुछ इन्होंने अपनी प्रॉक्सीज जो है वो अदालत में भेजी, अदालत को धमकियां दी, मौलाना फजल रहमान ने धमकियां दी, मरियम ने धमकी दी, सब ने अदलिया के ऊपर दबाव बढ़ाया। लेकिन अदालत ने तो फिर भी कहा कि करप्ट प्रैक्टिसेस को रोके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। फिर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने पैगाम दिया, इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा कि आप एक आईनी इदारा हैं, आप डट जाएं सुप्रीम कोर्ट के आगे, और इलेक्शन कमीशन ने ऐसे ही किया। और देखें मसला क्या है, मसला ये है इलेक्शन कमीशन के जो 4 मेंबरान हैं उनमें से 2 को नामजद किया था खुर्शीद शाह साहब ने जो, और नवाज शरीफ साहब ने उनको लगाया था, नवाज शरीफ और खुर्शीद शाह साहब ने मिलकर लगाया था 2016 में। 2 मेंबरान लगे शहबाज शरीफ साहब की रिकमेंडेशन पर, सही। और PDM जाहिर है उन्होंने PDM ने ही उनको नामजद किया। और फिर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके हवाले से मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं किसी और इदारे की बात नहीं कर रहा, उस इदारे की बात कर रहा हूँ जिसको PDM बहुत क्रेडिबल समझती है, मीर शकील रहमान का चैनल और अखबार। उस अखबार में ये खबर लगी थी कि जब नामजद किया गया सिकंदर सुल्तान राजा साहब को चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, तो उन्होंने कॉल की नवाज शरीफ को कि बॉस क्या हुक्म है मेरे लिए, और उसके बाद उन्होंने मौलाना फजल रहमान से रब्ता किया, नून लीग ने उनके लॉबिंग की, मौलाना फजल रहमान ने मंजूरी दी। जब इस तरह का एक पॉलिटिकल एक सिनेरियो होगा, एक आईनी इदारे के ऊपर ये चीजें होंगी कि उनका PDM के साथ शायद एक कोई तल्लुक है, जब इल्जाम होगा वहां पे तो उनको और ज्यादा शफाफियत को बरकरार रखने के लिए काम करना चाहिए था। ये क्या कि इतना बड़ा इलेक्शन हो रहा है और पाकिस्तान में वही माहौल था जो ट्रंप के इलेक्शन से पहले था, वीडियोस आती हैं और इलेक्शन कमीशन कोई इकदाम नहीं करता, कोई एक्शन नहीं लेता। और अब तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं कोई एक्शन नहीं लिया इलेक्शन कमीशन ने।
ठीक है। अच्छा, अंदलीब की तरफ मैं दोबारा आती हूँ। अंदलीब भाई, एक और सवाल बड़ा ज़हनों में गर्दिश कर रहा है कि जी हफीज़ शेख साहब को मुखालफत का सामना पार्टी के अंदर से था, मतलब पीटीआई के लोग ही बहुत से थे जो उनकी मुखालफत कर रहे थे और अल्लाह बहुत से लोग कह रहे थे कि ये सही नहीं है, उनको टिकट नहीं देना चाहिए था। अच्छा, अब जब अंदर से ऑलरेडी मुखालफत थी तो अगर ये टिकट किसी और कारकुन को दे दिया जाता या पुराने किसी कारकुन को दे दिया जाता जिनकी इतनी मुखालफत ना होती, तो आपको नहीं लगता कि जर्नल नशिस्ट शायद हारते ही ना? ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जीत का सबब ये भी चीज़ बनी कि जी हफीज़ शेख साहब खड़े थे मद्दे मुकाबिल जिनकी पार्टी में इतनी मुखालफत थी। जी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि हफीज़ शेख साहब को कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट थी कि उनको जो कि उन्होंने हेड करनी थी कुछ कमिटीज जो कि अगर वो फेडरल मिनिस्टर ना होते तो नहीं कर सकते थे, तो इसलिए उनको टिकट दी गई, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक पार्टी के अंदर ताल्लुक है तो बहुत सारे लोग ये सेनेट की सीट्स में आपको पता है हजार एप्लीकेंट्स होते हैं, जब नहीं मिलते तो वो ऑब्वियसली अपसेट होते हैं। नंबर 3, हमारी पार्टी के अंदर तो बहुत अच्छा जमहूरी रवाज है, ये दरबारी पार्टी नहीं है कि वो नवाज शरीफ आया और उसने कहा कि जी राना मकबूल को आप सीट दे दें क्योंकि वो डीआईजी थे और उन्होंने उस जमाने में काट दी थी जुबान जरदारी साहब की, तो उसकी रिवॉर्ड में आप सीट दे दें तो सारी पार्टी यूं करके सर करके करेगी। जिले सुबानी ठीक है, हमारी पार्टी में बोलते हैं, हमारी पार्टी में लोग खुल के बोलते हैं, लेकिन ये एक असूल हमारी पार्टी में है जो कि जमहूरी असल असूल है कि आप इख्तलाफ करें, ये आपकी फैमिली है, आप बहन भाइयों से लड़ सकते हैं, लेकिन एक दफा फैमिली का सरबराह फैसला कर लेता है तो फिर आपके पास 2 चॉइसेस, आप कहें जी मैंने फैमिली छोड़नी है और अल्लाह ऐलान छोड़ के जाए और फिर जो मर्जी करें, या अगर आपने पार्टी में रहना है फिर जो फैमिली का सरबराह। अच्छा, फिर फर्क क्या हुआ जब देखिए वहां पे भी नवाज शरीफ साहब ने ऑर्डर जारी कर दिया, नीचे वाले कुछ नहीं कर सकते थे, बेबस होते थे, उन्हें जी हुजूरी करनी पड़ती थी। यहाँ भी अगर इमरान खान साहब ने कह दिया कि टिकट हफीज शेख साहब को ही मिलेगा तो नीचे वाले मुखालफत करते भी रह जाएं, तो एंड में तो फिर इमरान खान साहब की चली ना, फिर डिफरेंस क्या हुआ? नहीं, आपने देखा कि हमने बहुत सारी टिकटें जो है उस पर रिकंसिडर किया क्योंकि हमारे वर्कर्स नहीं खुलते। हमारी 2 टिकटें थी केपी में, फिर ये अपना ये जो पंजाब में हमारी टिकटें थी उसमें खवातीन की नॉमिनेशन पे भी बहुत ज्यादा लेदे हुई सही और इस पे हुआ। सो हमारी जमहूरी पार्टी है तो इसलिए मैं समझती हूँ कि ये जो हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया है ये हमने प्रूव करने के लिए लिया है कि काला और सफेद क्या है, झूठ क्या और सच क्या है। ठीक है जी। अंदलीब, आपका बहुत शुक्रिया। आपके ब्रेक पे जाने आने, मुझे ब्रेक से वापसी पे सदीक जान मेरे साथ मौजूद हैं। वेलकम बैक। सदीक जान मेरे साथ मौजूद हैं। सदीक, उन्होंने कहा कि जिस तरह उन्होंने जिक्र किया कि नवाज शरीफ साहब हैं, उनकी पार्टी है, बाकी पार्टीज़ हैं, तो जी हुजूरी करनी पड़ती कि एक दफ़ा हुक्म दे दिया बादशाह सलामत ने तो आपको जी हुजूरी करनी है। अब यहाँ पे अगर हम हफीज़ शेख साहब का मामला देखें तो यहाँ पे नीचे वालों को इख्तिलाफ था, खुल के लोगों ने कहा कि जी हम इस हक में नहीं है कि इनको टिकट दिया जाए, किसी पुराने कारकुन को दिया जाए, कोई और डिजर्व करता है। और ये भी हो सकता है कि वजह बनी हो क्योंकि जाहिर बात है जिनको इख्तिलाफ था फिर उन्होंने अपने ज़मीर के सौदे कर लिए जो कि बहुत गलत किया और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत गए। अगर हफीज़ शेख साहब ना होते, अगर ये फैसला चेंज कर लिया जाता, उनकी जगह किसी पुराने कारकुन को टिकट दे दिया जाता, और भी बहुत से लोग होंगे जो अहल होंगे, हफीज़ शेख साहब आखिरी बंदे तो नहीं थे इस चीज़ के लिए कि उन्हीं को टिकट दिया जाता, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे भी तो फिर इमरान खान साहब ने जो कह दिया तो फिर वही माना गया, चाहे नीचे वाले मुखालफत करते रहें, उन्होंने वोट नहीं दिया, ना दें, सीट भी जाती है तो चली जाए, और चली गई गिलानी साहब के पास चली गई, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर क्या डिफरेंस क्या हुआ, मुझे ज़रा समझा दें। देखें, ठीक कह रही हैं आप, लेकिन मसला ये है, अगर मैं दोबारा वही कहूँगा जो मैंने पिछले सेगमेंट में कहा था कि अगर वीडियोज़ ना आती फिर ये मौक़िफ़ हम मान सकते थे कि लोगों ने ज़मीर की आवाज़ पे वोट डाले हैं, लोगों ने इख्तिलाफ़ किया है कि आपने हफीज़ शेख को वोट टिकट देकर गलत किया है। लेकिन वहीं पर हम ये भी देखते हैं कि सैफुल्लाह अब्रो और जो मेरे पॉइंट को समझे, वीडियोस अपनी जगह, एक मिनट, वीडियोस एक अलग मामला है, ठीक है, वो एक्सपोज हुआ कि हमारा सिस्टम ऐसा है, यहाँ पे ज़मीर के सौदे होते हैं, बिकते हैं ज़मीर, मंडी लगती है बाकायदा, सेनेट इंतखाबात से पहले पहली बार नहीं हुआ, हमेशा होता है, इस बार भी इन्होंने रोकने की कोशिश की, हुकूमत का अच्छा इक़दाम यह था लेकिन नहीं रुक सका, वो सिस्टम इसी तरह चला और अभी भी ज़मीर के सौदे हुए। लेकिन जो मैं पॉइंट रेस कर रही हूँ कि जब यहाँ पे हफीज़ शेख साहब से एतराज़ था लोगों को, तो खान साहब क्यों हफीज़ शेख साहब को ही टिकट देने पर बाज़िद थे, यहाँ पे फिर ज़रा डिफरेंस समझा दें। नवाज शरीफ साहब भी यही करते थे, अगर खान साहब यही ट्रेंड सेट करेंगे तो नीचे वाले तो नाराज़ होंगे, जितने लोग नाराज होंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सब कुछ होता चला जाएगा। देखें, बिल्कुल हक है एक रुकन असम्बली का अगर वो समझता है कि वोट टिकट जो है वो ठीक बंदे को नहीं दिया गया, लेकिन वहाँ पे फिर वो अगर उसके अंदर इतनी ज़मीर है, उसके अंदर इतनी जुर्रत है, तो फिर वो खुलकर खड़ा हो, कहे कि गलत बंदे को टिकट दिया है, मैं वोट नहीं दूंगा।
और इसके कंसिक्वेंसेस भी नहीं है, इसके ऊपर नाअहली भी नहीं हो सकती, चाहे वो अपनी पार्टी के बंदे को वोट ना डाले, किसी और को डाल दे। मसला ये है, लेकिन पार्टी खिलाफत तो सिद्दीक आपको भी पता है कि अंदर क्या सूरत हाल होती है। अगर कोई खुलकर इस तरह करेगा तो फिर पार्टी इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर जाएंगे, उस बंदे का पार्टी में रहना नामुमकिन ही हो जाएगा। देखें मुझे एक बात बताएं, ज़मीनी हक़ाइक़ का आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि यहाँ पे कितने लोग हैं जो ज़मीर की आवाज़ पे ये काम करते हैं, कितने हैं जो इखलाकी महाज पे ये काम करते हैं। मसला ये है कि ज़मीनी हकीकत का आपको भी पता है, मुझे भी पता है, 22 करोड़ आवाम को भी पता है कि 99% लोग बिकते हैं, पैसे की वजह से वोट डालते हैं, 1% होते हैं की गुंजाइश ही नहीं। बिल्कुल ऐसा होता है और इस बार भी यकीनी तौर पे हुआ। ठीक है, देखें ना पार्टीज में क्या होता है, ये बदकिस्मती हमारी। लेकिन सदी कोई सवाल ना, अगर कोई ऐसा बंदा होता, हफीज शेख ना होते, कोई ऐसे बंदे होते जो बहुत से लोगों के फेवरेट होते, तो हो सकता है कितने लोगों के ज़मीरों के सौदे हो ही ना सकते। पर्सनल ग्रज जहाँ पे आ जाता है कि जी आपने जिद बना ली ना, आना का मसला बना लिया कि किसी को भी वोट दे देंगे, ज़मीर का सौदा कर लेंगे, हफीज शेख को वोट नहीं देंगे। देखिए मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि ये बात मान लेते हैं एक लम्हे के लिए कि वो उन्होंने ज़मीर की आवाज़ पे वोट डाला है, लेकिन ज़मीर की आवाज़ पे वोट डालते हुए क्यों जरूरी था कि आपने गिलानी साहब के बेटे से मिलने? मैं तो ज़मीर की आवाज़ कह नहीं रही ना, मैं तो अना की आवाज़ कह रही हूँ। ग्रज जो ग्रजेस रख लिए जाते हैं कि चूंकि मुझे एतराज़ है कि मैंने हफीज शेख को वोट नहीं देना, और साथ उन्होंने अपना सौदा भी कर लिया, ज़मीर भी बेच दिया। गलत किया, बहुत गलत किया। एक तीर से दो शिकार समझ लिया, अना की जंग भी जीतने की कोशिश कर ली, अपनी अना को तस्कीन भी दे दी और साथ ज़मीर का सौदा भी कर लिया। देखें जब एक कोई उम्मीदवार पार्टी टिकट के लिए अप्लाई करता है, जी बिल्कुल, जब एक उम्मीदवार पार्टी टिकट के लिए अप्लाई करता है, चले मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ जिनकी आप बात करनी है कि जो ये समझते हैं कि गलत बंदे को टिकट दिया जा रहा है, आप उनकी बात कर रही हैं जो अपनी बाकी जिनके एक ज़मीर की आवाज़ है, जो समझते हैं कि यार हफीज शेख बंदा ठीक नहीं है, लेकिन पार्टी ने फिर भी उसको टिकट दे दिया। उसी MNA ने जब टिकट के लिए अप्लाई किया होगा, उसी सीट पे 5 और लोगों ने भी अप्लाई किया होगा, लेकिन टिकट उसको मिल गया। जब टिकट उसको मिला होगा तो बाकी जिन 5 को नहीं मिला होगा, हो सकता उन्होंने भी कहा होगा कि ये बड़ा गलत फैसला किया है पार्टी ने, इसको टिकट दे दिया और हमें टिकट नहीं दिया। अब पार्टी ने तो उसको टिकट दिया था, पार्टी ने उस वक्त भी जो है वो ऐसा समझे कि एतराज़ात को भी फेस किया, इख्तिलाफात को भी फेस किया, रेजिस्टेंस को भी फेस किया। पार्टी के अंदर एक चीज़ ये होती है कि आप पार्टी के अंदर आवाज़ बुलंद करते हैं, पार्टी के अंदर बात करते हैं, लेकिन जब पार्टी फैसला कर लेती है, पार्टी सरबराह फैसला कर लेता है, फिर आप इसलिए उसके पाबंद होते हैं कि उसने आपको टिकट दिया था, आप उसके टिकट की वजह से जीत कर आए हैं। अगर आप उसके टिकट पर नहीं जीत के आए फिर आपका हक है, लेकिन आप आज़ाद उम्मीदवार नहीं हैं, आप उसके टिकट पर जीत के आए हैं, उसकी वजह से आपको वोट मिला है, आपने पार्टी पॉलिसी को फॉलो करना है, आपने इख्तिलाफात हैं तो पार्टी के अंदर डिस्कस करने हैं, लेकिन जब फैसला हो जाता है फिर आप जो है वो पार्टी के साथ खड़े होते हैं। और दोबारा ये कहूँगा, जे अगर 17 वोट कम हुए हैं ना हुकूमत के, अगर मुझे यकीन करें ये होता कि इन लोगों ने ज़मीर की आवाज़ पे दिए हैं, मैं सबसे ज़्यादा इनको सपोर्ट करता कि बिल्कुल ठीक किया है, गलत बंदे को टिकट दिया इसलिए बगावत हो गई। लेकिन पता है सबको कि इसमें कितना पैसा चलता है, कितने जो है वो डीलिंग होती है, एक सीट के ऊपर 5-5, 7-7, 8-8, 10-10 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। तो ऐसी चीज़ को कैसे जो है वो सपोर्ट किया जा सकता है, कैसे ऐसी चीज़ को इनकरेज किया जा सकता है कि हम जिन लोगों को वोट देकर ऐवान में भेजते हैं वो आगे अपने ज़मीर किस तरह भेजते हैं। और कितनी शर्मनाक बात है, कितनी अफसोसनाक बात है कि जिस ऐवान को मुकद्दस कहा जाता है उसमें बैठे हुए लोगों की ये सूरत हाल है कि वो पैसे लेकर बिकते हैं, ज़मीर बेचते हैं और इस तरह से अपनी पार्टी के खिलाफ वोट भी डालते हैं और खुलकर सामने भी नहीं आते, छुप कर रहते हैं और मुनाफकत करते हैं। ठीक है जी सदीक जान, वाकई इस बात पे जितना अफसोस किया जाए उतना कम है। बहुत शुक्रिया सदीक तजिए के लिए। और इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह मैं आज भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान से गुजारिश करूँगी, मुतालिका हुकाम से गुजारिश करूँगी कि चेयरमैन पैमरा जो कि अपने ओहदे के लिए अहल नहीं है और अपनी उसी हट धर्मी पर कायम है, किसी इदारे की जानिब से उनकी नाअहली पर कोई नोटिस अभी तक नहीं लिया गया है, वो शख्स बाकायदा अपनी कुर्सी का नाजायज़ इस्तेमाल करता है, नाजायज़ फ़ायदा उठाता है, कोई ना कोई बहाना तलाश करता है, कभी नोटिस भेजता है, कभी लाइसेंस मुअत्तल करता है। मेरी गुजारिश है चीफ जस्टिस पाकिस्तान से, मुतालिका हुकाम से कि फौरी तौर पे चेयरमैन पैमरा सलीम बेग को उनके ओहदे से हटाया जाए और किसी ऐसे शख्स को जो कि अहल हो, मेरिट की बुनियाद पर उस कुर्सी पर, उस ओहदे पर बिठाया जाए। इसी के साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखेगा, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।